नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मैं आज हम लोग जो देखेंगे 63वीं बीपीएससी में जो टॉपिक्स आए हैं बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से, वो वीडियो आज हम लोग देखेंगे। सो इसके पहले हमने बाकी वीडियोस 64, 65, 66 और 66 का हम लोग पेपर देख चुके हैं। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जिसने अगर नहीं देखा है तो वो वहां पे जाके देख सकता है। अगेन मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी मैंने ये चीजें बताई हैं कि बिहार स्पेशल को मैं कुछ अलग नहीं मानता, उसको मैं उसी सब्जेक्ट में बिहार का एक पार्ट की तरह देखता हूँ। तो मैंने वो स्ट्रैटेजी भी अपनी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस में बताई है, सारे सोर्सेज भी बताए हैं। अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूँ, रिविजन और प्रैक्टिस मेन है। अगर आप रिविजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 50 सोर्स के पीछे भागेंगे, अगेन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक सोर्स को पढ़िए और उसको उसको जो इजी और मीडियम क्वेश्चन जो सबके सही हो रहे हैं वो आपको भी सही करना है। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होंगे, वहां आपको अपना लॉजिक लगाना है जो कि मैं डिस्कस करता हूं, और वहां पे आपको उन चीजों को सही करना है। तो इस तरीके से ही आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस आज के हमारे 63rd बीपीएससी के बिहार स्पेशल, जिसको आप कह सकते हैं बिहार हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल के टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो पहला टॉपिक है 1937 के चुनाव और बिहार। सो हु हेडेड द फर्स्ट इंडियन कैबिनेट फॉर्म्ड इन बिहार इन 1937? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जीएस लाल, वहाब अली, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अब यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। यहाँ पे एक आधा पहले मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि पहला जो मिनिस्ट्री बनी थी उसमें जो प्रीमियर बने थे वो मोहम्मद यूनुस थे। उसके बाद उन्होंने जो है अपना रिजिग्नेशन दिया था। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जो है हमारे पहले जो है कैबिनेट जो कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी उसका फिर वहां पे वो लोग बने थे। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि उस समय जो इलेक्शन हुए थे उस समय गवर्नर कौन थे बिहार के, और जो बिहार के थे जब इलेक्शन हुआ था, और इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब ब्रिटिश का रूल था तब हमारे गवर्नर कौन थे। ये दो चीजें आप मुझे बताइए। और एक चीज और बताइए, जो मोहम्मद यूनुस थे उनकी पार्टी का नाम क्या था, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे। और ये भी बताइए, जो पहली कैबिनेट फॉर्म हुई थी, पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनी थी जिसमें, उसके पहले स्पीकर कौन थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये क्या था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और भी चीजें हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो किस एक्ट के तहत ये मतलब सारा चुनाव हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जो है जो डिफरेंट मेंबर थे, एटलीस्ट जो मेजर मेजर मेंबर थे, जैसे श्री कृष्ण सिंह किस जगह से इलेक्ट हुए थे, कितनी सीटें मिली थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए। इससे इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं बहुत सारे। तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपने ये देखा होगा। तो आप प्लीज इसको जो है इसको डेफिनेटली इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान सभा और बिहार, तो हु आर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बिहार? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो थे भारतीय संविधान सभा में, बिहार से कौन कौन से सदस्य थे? तो उसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब अगर आप देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक टॉपिक है जो आता है अपने इंडिया लेवल पे, जो आपको सारी चीजें पता होनी ही चाहिए, वो आप बुक से पढ़ते ही होंगे। बट उसका एक बिहार रेस्पेक्ट भी होगा, जो कि अगेन बिहार स्पेशल आप उसको बोल सकते हैं। बट अगेन मैं उसको कुछ अलग नहीं मानता हूँ। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार के कौन कौन से मेंबर्स थे। यहाँ पे आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी मेंबर्स हैं, एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये सारे ही मेंबर्स थे। एक अच्छी खासी लिस्ट है, आपको एक बार जाके उसको जरूर पढ़ना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार के कितने मेंबर्स थे और उनका क्या क्या रोल था, इंपॉर्टेंट पोस्ट किसके किसके पास थी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब स्वामी सहजानंद और बिहार किसान आंदोलन, मैंने पहले भी बोला है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वामी सहजानंद और बिहार का में पीजन मूवमेंट। तो इनसे स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली पता होनी चाहिए, वरना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप छोड़ रहे होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपने पहले ही देखा भी है, मैंने दिखाया भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो उस आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। मास रेवोल्यूशन, हुनकार, फार्मर न्यूज, रिबेल्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
कृषक समाचार, विद्रोही, हुनकार या जनक्रांति। तो अगेन ये एक इजी क्वेश्चन में मैं काउंट करूंगा, ये आपको इजीली पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। हुंकार इसका आंसर है। अगेन किसान आंदोलन से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला किसान सभा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, कितने भी लोग एसोसिएटेड थे, कितनी भी जगह एसोसिएटेड थी पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैंने बार बार बोला है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। सो ऑप्शंस आपके सामने है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये हर जगह अवेलेबल होता है। तो इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, क्योंकि दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इजी क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, जैसे मैंने पहले भी बोला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं इंडिया लेवल पे भी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार लेवल पे भी, जो बिहार में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसमें कौन कौन से लोग एसोसिएटेड थे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो काम कर रही थी, किस किस जगहों पे हुआ था, ये सारी फैक्चुअल डिटेल्स आपको पता होने चाहिए, और लॉजिकल भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सो ये क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। सो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, रेवती नाथ, यदुनाथ सरकार, सचिन नाथ साल्याल, मजरूल हक, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगेन ये मैं सिंपल क्वेश्चन में काउंट करूंगा, क्योंकि ये अगर किसी ने भी अनुशीलन समिति पता है तो पढ़ा है, तो उसके बारे में उनको पता ही होगा कि सचिन नाथ सान्याल उनसे एसोसिएटेड है। तो अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जैसे मैंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड स्वराज पार्टी, ये तीनों पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में बहुत ज्यादा आते हैं। इसके रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मैंने पहले भी बोला है। हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन 1934। यहाँ पे एक चीज देखने की है, यहाँ बीपीएससी ने खुद क्वेश्चन में 1934 लिखा है, लेकिन जब आगे जब एग्जाम्स हुए हैं वहां पे उन्होंने ऑफिशियल आंसर 1931 लिया है। तो यहाँ पे 1931 ही आप उसको कंसीडर करें, क्योंकि 1931 4 इवन दो बीपीएससी ने खुद क्वेश्चन में पूछा है, बट 64th और आगे जब भी क्वेश्चंस आए हैं वहां पे उन्होंने आंसर 1931 ही लिया है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत, बट जो ऑफिशियल आंसर की में, फाइनल आंसर की में उन्होंने कंसीडर किया है, हम उसी को सही मानेंगे। सो अगेन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है, जयप्रकाश नारायण इसका आंसर है। इसके अंदर कुछ भी टफ नहीं था। अगेन ये आपका सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लोग जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो हु इज कंसिडर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद एज द फादर ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपको कहीं बहुत ज्यादा सोर्सेज में मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये क्वेश्चन कहना कि किसी को पता होगा पहले से, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो अब यहाँ पे जो है, अगर आप लॉजिकली देखें तो फादर ऑफ पाकिस्तान का जो लॉजिक है, तो यहाँ पे लॉर्ड माउंट पाकिस्तान का किसने बनाया पाकिस्तान को, तो यहाँ पे लॉजिकली हम देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन तो नहीं हो सकते, लियाकत अली खान भी कोई ऐसा प्रोमिनेंट फिगर तो थे नहीं जिनको फादर ऑफ पाकिस्तान बोल दिया जाए। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर या तो ए हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो ई हो सकता है, तीन हो सकता है अगर हम लॉजिक के हिसाब से देखें। तो मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत लोगों को लग सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना आंसर है, बट थोड़ा अगर इसके अंदर हम लॉजिक और लगाए तो ये हम सोच सकते हैं कि बेसिक जो था सेपरेट इलेक्टोरेट एक मेजर रीजन था, इसके वजह से काफी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसपे राजेंद्र प्रसाद जी ने टिप्पणी की थी काफी। इसीलिए उनका मानना था कि लॉर्ड मिंटो जो थे वो जिन्होंने मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स निकाला था 1909 में, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट का, जिसके वजह से एक फाउंडिंग दरार पड़ी थी, वो उनका रीजन था कि जिसकी वजह से उनको वो फादर ऑफ पाकिस्तान मानते थे। सो अगेन ये एक टफ क्वेश्चन है, ये गलत अगर आपका अगेन हो भी जाता है तो इसमें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 99% लोगों का गलत ही होगा, क्योंकि ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है ये सब चीजें। तो अगेन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये अगर सही हो गए तो अच्छी बात है, गलत हो गया तो आपको बहुत नुकसान नहीं होता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे गांधी मैदान है, व्हेन वाज पटना लॉन रीनेम्ड एज गांधी मैदान। अब जैसे मैंने बोला है, ऐतिहासिक स्थल जिनका इंपॉर्टेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो गोलघर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी जैसे राजगीर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेसेस हैं जिनका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको उसको थोड़ा जो है
प्रिपेयर करना चाहिए बिहार हिस्ट्री से, बिहार स्पेसिफिक से रिलेटेड, क्योंकि आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। क्योंकि बुक वाले क्या करते हैं, वो अपने बुक छापने के लिए इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब सामान को, बट वो होलिस्टिकली नहीं देखते उस चीजों को। तो देखिए, प्रिपेयर आप ही को करना पड़ेगा। मैं सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकता हूँ। मैंने बार बार ये चीज बोली है कि अल्टीमेट मेहनत स्टूडेंट को ही करनी होती है। आपको कोई भी आके अलग से आपको नहीं बताएगा। अगर आपको एज चाहिए तो आप टॉपिक पकड़िए, खुद से उसमें सर्च कीजिए और चीजों को अपना नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप कोचिंग के भरोसे बैठे हैं या किसी इंसान के भरोसे बैठे हैं तो फिर बहुत दिक्कत की चीज है ये चीज। इसीलिए मैं बार बार टॉपिक दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बार रिपीट होते भी हैं, बट मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉपिक पकड़ने हैं, उन पे रिसर्च करना है। जो भी आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं, बट जितना आप बुक से मिले बहुत अच्छी बात है। और मोटा मोटा आप देख लीजिए और अपने नोट्स बना के उसको आराम से प्रैक्टिस कीजिए। सो अगेन, अगर इसको आप देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट, साइमन कमीशन, चंपारण या ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 1948 में ये रीनेम किया गया था आफ्टर गांधी जी असैसिनेशन, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो मोटा मोटा आप इसको आंसर डी कह सकते हैं। 1948 में ये हुआ था, ये रीनेम किया गया था गांधी मैदान को, पटना लॉन को। तो अगेन, पटना लॉन, गांधी मैदान इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, किसने बनाया, क्या बनाया, कब बना। तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता इसके बारे में होना चाहिए। अगेन, फॉर्मेशन ऑफ बिहार, बिहार का गठन। अब बिहार बिकेम अ सेपरेट एक्ट आफ्टर विच स्टेट, आफ्टर विच एक्ट, इस अधिनियम द्वारा बिहार एक अलग राज्य बना। अगेन, फॉर्मेशन ऑफ बिहार से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, सब सालों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको हर जगह मिलेगा। अब जैसे वो पटना लॉन वाला भी था, वो भी मैं उसको एक टफ क्वेश्चन में ही काउंट करूंगा, क्योंकि बहुत बार ये जो टॉपिक लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो वो भी अगर आपका गलत हो जाता है तो बहुत ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है। लेकिन लॉजिक से आप थोड़ा बहुत अगेन उसको काउंटर कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। ये आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अगेन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री पे आ जाते हैं। बिहार हिस्ट्री के हमारे बिहार स्पेशल से इतने क्वेश्चंस थे 63rd में। तो एंशिएंट हिस्ट्री पे हम आ जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस पे हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ है। व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लाइमेट, ये नहीं होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ये इसका ऑप्शंस है, बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग, फर्स्ट रियल आर्क, प्लेस ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो अगेन, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह मिलेगा। इसका आंसर है बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग। तो अगेन, ये एक इजी क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। मौर्य राजवंश, मौर्य डायनेस्टी, मेगास्थनीज किसके मैसेंजर थे, दूत थे। अगेन, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, हर बुक में आपको मिलता है। तो अगेन, ये गलत नहीं होना चाहिए था। आप मुझे पूरा नाम बताइए। सेल्यूकस है, तो आप मुझे पूरा नाम कमेंट सेक्शन में बताइए सेल्यूकस का। अगेन, सिंपल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन, मौर्य राजवंश में आप देखेंगे, कौटिल्यस बुक अर्थशास्त्र इज बेस्ड ऑन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, फॉरेन पॉलिसी, वेल्थ एक्यूमुलेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर है ई। आप मुझे बताइए कि इसका आंसर ई क्यों है, किससे रिलेटेड था वो सब्जेक्ट। क्या नन ऑफ द अबव आंसर है या मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्योंकि देखिए, मैं हर चीज आपको बताऊंगा, बहुत बार मैंने कमेंट पढ़ा है लोग, आप ई का बताइए। अगर हर चीज मैं बताऊंगा तो आप सर्च नहीं करेंगे, और जो चीज बताने से उतनी याद नहीं रहती जितनी सर्च करेंगे। अगर आप खुद से उस पर दिमाग लगाएंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। अगर मैं आप सिर्फ सुन रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो आप 1 2 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को उसको उससे सर्च करेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। ये चीज आप प्लीज समझिए, क्योंकि मैं आंसर यहाँ सिर्फ बताना ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको उसको कैसे टैकल करना है वो भी है, और कैसे याद रखना है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इस चीज को आप याद रखिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ फैक्चुअल चीजें हो रही हैं। मैं पढ़ा तो रहा नहीं हूँ यहाँ पे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकूं और उसको याद करवा सकूं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको खुद से आप सर्च करेंगे तो उसके याद रहने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, त्रिपिटका जो थी वो धार्मिक पुस्तक किस रिलीजन से है। तो अगेन, ये एक इजी क्वेश्चन है, जैन, हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अगेन, ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है बुद्धिस्ट, बौद्ध है इसका। यहाँ पे अगेन सब्सिडरी नहीं होगा, रिलीजियस बुक होगा,
यहाँ पे ये एक वर्ड थोड़ा गलत लिख गया है। सो अगेन ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हर जगह आपको मिलेगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। बेसिक मैसेज क्या था अशोका के धम्मा का, तो वो आपको बताना था। लॉयल्टी टू द किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पीस एंड नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, ये सारे ही उसके ऑब्जेक्टिव थे, और भी कई चीजें थी, तो इसका आंसर ई हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, अशोका धम्मा, अगेन ये वेरी बेसिक क्वेश्चन है, ये हर बुक में मिलता है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप टॉपिक देखिए कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन चीजों को प्रिपेयर कीजिए, और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस की तरफ नहीं भागना है, वो नहीं आता तो नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासिफिकेशन ऑफ मौर्य सोसाइटी जो डिवाइडेड थी, वो उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये आपको बताना था। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, पुरानास के अंदर, मेगास्थनीज इंडिका बुक, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो अगेन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आपको इजीली हर बुक में मिलता है, इसका आंसर है मेगास्थनीज का इंडिका बुक। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए था। गुप्त वंश पे आ जाते हैं, तो देख सकते हैं आप एंशिएंट से काफी क्वेश्चंस पहले आते थे। फेमस चाइनीज ट्रैवलर जो थे फाहियान, वो किसकी रेन के दौरान इंडिया में आए थे? चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, रामगुप्त, श्रीगुप्त, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, ये फेमस ट्रैवलर हैं, इनको इनके बारे में सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, तो अगेन ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर है चंद्रगुप्त टू। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पे आ जाते हैं। हु वाज द व्हाट वाज चोला पीरियड फेमस फॉर, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अगेन ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने आपको दिखाया भी था, सर है ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली। अब ये कल्चर से रिलेटेड, मिडिवल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। अट्रैक्टिव गेट्स साउथ इंडिया को जो थे, उनको क्या बोला जाता था? तो ये अब जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इतना डेप्थ में कल्चर वो लोग नहीं पढ़ते, जो लोग सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन ये एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, बट मैं मान के चलता हूँ आपने वो नहीं पढ़ी होगी अगर आप सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक टफ क्वेश्चन में काउंट हो सकता है अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, तो आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे पहली चीज है जो पढ़ता है इंसान। तो अगेन इसका आंसर गोपुरम है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है कि नहीं, ये क्वेश्चन इजी या टफ में काउंट हो जाएगा। अगर आपने की है तो वो इजी है, और अगर नहीं की होगी तो वो टफ में काउंट हो जाएगा। विजयनगर अंपायर, अगेन इससे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आता है, तो आप अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इस एम्पायर से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। रिमेन्स ऑफ विजयनगर अंपायर कहाँ पे मिलते हैं? अगेन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एम्पायर आप ये पढ़ेंगे तो इजीली आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हर रिसोर्स में आपको मिलता है, तो ये गलत आपका नहीं होना चाहिए, इसका आंसर है हम्पी। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, who was the first Muslim ruler who propounded the principle of governance like the principle of divine authority of kings? तो इस अगेन ये भी आपको हर स्टैंडर्ड सोर्स में मिलता है, तो इसको भी मैं टफ क्वेश्चन में काउंट नहीं करूंगा, इसका आंसर है बलबन, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब जो है विविध एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन था, ये अगेन टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो अगेन उसके लिए पैनिक भी नहीं होना है, अगर नहीं भी पता है तो भी चलेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है कि पेपर का पहले स्टार्ट कब हुआ था। ये अगर आप नहीं भी जानते हैं तो बहुत ज्यादा इसके अंदर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, अगर पढ़ा है आपने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ा तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर है 12वीं शताब्दी। तो अगेन ये अगर आपका गलत भी हो जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको उतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होगा, या जिन्होंने बहुत डेप्थ में पढ़ाई की उनको पता होगा, या थोड़ा लॉजिक जिसने लगाया होगा उनको पता होगा। तो ये बहुत ज्यादा अगर आपका गलत भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टफ क्वेश्चन में काउंट होगा। यूरोपियन पेंटर्स एंटर्ड इन द कोर्ट ऑफ, यूरोपियन चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अब पेंटर डिफरेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेंटिंग से रिलेटेड। मुगल में आपने देखा होगा, जिसे मैंने दिखाया है, मुगल साम्राज्य से जब क्वेश्चन आते हैं तो पेंटिंग उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि मुगल में भी बहुत सारे एस्पेक्ट है, उसके अंदर पेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि कौन से राजा के दरबार में कौन से पेंटर थे वो आपको पता होना चाहिए। जैसे
पेट्राडुरा वगैरह भी रिसेंट 66 वगैरह में भी 66 एग्जाम में भी आया था, उस समय के प्रिंटर के क्वेश्चन पे भी आया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डोमेन है मुगल में, जो क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं। तो अगेन ये मैं एक सिंपल क्वेश्चन में काउंट करूंगा, अकबर नाम है इसका। सो अगेन आंसर है इसका, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगेन मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन है, इन हुज रेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। अगेन इसके अंदर अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कब हुई थी। उस हिसाब से आपको ये पता होगा कि मुगल डायनेस्टी कौन सा राजा कितने समय तक था, तो उस हिसाब से लॉजिकली आप इजिली आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए टफ तभी होगा जब आपको ये नहीं पता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था। अगर आपको फॉर्मेशन पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन का लॉजिकली भी आंसर बता सकते हैं। इजीली ये इजी क्वेश्चन में इसको काउंट करूंगा, इसका आंसर अकबर है। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, ये आपका गलत नहीं। तो ये था हमारी तरफ से आज का एंशिएंट, मिडिएवल और बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो हम लोग कल आएंगे तो हम लोग अपना 63rd का मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। सो अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो वहां पे भी पेज आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग और भी, मैं वीकेंड तक ऑप्शनल से रिलेटेड भी एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे एक न्यू कमर को ऑप्शनल लेने से पहले क्या चीजें सोचनी चाहिए, क्या क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए। वो 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन क्या है जो अपने दिमाग में रखने चाहिए ऑप्शनल लेने से पहले, वरना ऑप्शनल सिलेक्शन अगर आपका गलत हो गया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं। तो वो भी मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा क्योंकि काफी रिक्वेस्ट की गई है। मेन से रिलेटेड काफी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना दी हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और बाकी मैं क्वेश्चन जो है और गाइडेंस जो है प्रीलिम्स के बाद देने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो उस टाइम पर। लेकिन अभी के लिए अगर आप वो कर रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स की मैं जितनी ज्यादा हो सके आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जल्दी हम लोग कल मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।